हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। अब तक हमने सेक्शन जो है 1 से लेके 21 तक पढ़ लिया है, तो आज हम 22 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन 22 से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो एडमिशन जो पढ़ाया है सेक्शन 17 से लेके 21 तक का एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं। ठीक है, कि सेक्शन 17 में क्या था। सेक्शन 17 में बताया था कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन यही थी कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन कोई एक स्टेटमेंट होता है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जिससे कोई फैक्ट न्यूज या रेलिवेंट फैक्ट के लिए कोई इन्फ्लुएंस निकलता है। इसी को हमने बताया था कि एडमिशन कहा जाता है। ठीक है, सेक्शन 18 में, सेक्शन 19 में एंड सेक्शन 20 में बताया था कि एडमिशन कौन कर सकता है। मतलब उसमें सेक्शन 18 में 3-4 लोग बताए थे, सेक्शन 19 में बताया था स्पेशली रेफर पर्सन, सेक्शन 19 में बताया था जिसकी पोजीशन एंड लायबिलिटीज प्रूव करनी पड़ती है, वो जो है एडमिशन जो कर सकता है। सेक्शन 20 में बताया था स्पेशली रेफर पर्सन। जब सेक्शन 21 को बताए थे तो सेक्शन 21 में आपको 4 बातें बताई थी। एक जनरल रूल बताया था, 3 उसके एक्सेप्शन बताए थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने सही से देखे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन 22 से। सेक्शन 22, ठीक है। सेक्शन 22 को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं, जिससे कि सेक्शन 22 में एक छोटी सी बात बोली गई है। ठीक है, वो क्या है? सेक्शन 22 को ही बताते हैं पहले। ठीक है, सेक्शन 22 क्या कहता है? व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। व्हेन ओरल एडमिशन ठीक है, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स आर रेलिवेंट, मतलब जो कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रूफ करने के लिए क्या उसका ओरल अकाउंट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। यही है, मतलब ओरल एडमिशन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। जैसे कोई ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या ओरल जो जिसमें लिखा गया है उस चीज़ों का ओरल अकाउंट या ओरल डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। यही बात है इसमें। ठीक है, इसमें लिखा है, इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है सेक्शन में कि ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओरल अकाउंट्स कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट तब दिया जा सकता है अगर जो आदमी दे रहा है वो सेक्शन, जब आप जानेंगे सेक्शन 65 के अंदर, आगे पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 65 के अंदर वो सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का वो ओरल अकाउंट भी दे सकता है, मतलब ओरल एविडेंसेस भी दे सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है। मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे सवाल उठ रहे हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है, और उसके बारे में ओरल अकाउंट देना है, ओरल जो है एविडेंसेस देने हैं, तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आदमी ओरल एविडेंसेस देने वाला है वो सेक्शन 65 के अंदर एविडेंस एक्ट के ही वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। अगर वो सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकता है तो उस चीज़ का ओरल एविडेंस भी दे सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि आगे देखेंगे। देखिए, जब मैं सेक्शन 65 पढ़ाऊँगा
तो आपको ये बात बताऊंगा अभी क्या। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट दो तरीके से जो है प्रूफ हो सकता है। पहला प्राइमरी एविडेंसेस के द्वारा, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी एविडेंसेस के द्वारा, ठीक है। प्राइमरी एविडेंसेस आपके सेक्शन 64 में बताए गए हैं और सेकेंडरी एविडेंसेस किस किस सर्कमस्टेंसेस में दिया जा सकता है वो सेक्शन 65 या 65 में बताया गया है, ठीक है। अगर जो सेक्शन 65 में जो कंडीशन या जो सिचुएशंस बताई गई हैं, अगर उसमें वो ओरल उसमें अगर वो सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकता है तो सेक्शन 22 में उस चीज़ का ओरल एविडेंसेस भी दे सकता है। मान लीजिए अगर उसमें वो जो है और जो सेकेंडरी एविडेंसेस नहीं दे सकता उस चीज़ का सेक्शन 65 के अंदर, तो वो उसमें जो है ओरल एविडेंसेस भी नहीं दे पाएगा कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। यही है सेक्शन पूरा जो है, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन इसमें 22A है, ठीक है। 22A जो आपको देखना है कब जोड़ा गया है, ये 2000 में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट सेक्शन है ये 2000 में जोड़ा गया है, ठीक है। आपको ये देखना है, याद रखना है, ठीक है। अगला अपना जो है समझने वाला सेक्शन आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 को समझने से पहले एक मैक्सिम है, ये उस कभी कभी पूछ ली जाती है। आप जो है बेरक के ऊपर लिख लीजिएगा इसको, इंटरेस्ट रिपब्लिक अट फिनिश लिटियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, टू फिनिश लिटिगेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग ये होगा। आप उस सेक्शन के ऊपर ही लिख लीजिए, कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। अब सेक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन 23 क्या कहता है, आपसे पूछेंगे ये मैक्सिमम कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। आपको सेक्शन जो है 23 मारना है आंसर, ठीक है। ये 23 से रिलेटेड थी। अच्छा देखिए भाई, इसमें देखिए सेक्शन 23 में क्या है। सेक्शन 23 में सिर्फ इतनी सी बात है कि मान लीजिए ए किसी भी केस में कितनी पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक तरफ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है। सेक्शन 23 जो है सिविल केसेस पे ही लगता है, ठीक है, सिविल केसेस पे ओनली, ठीक है। तो किसी केस में 2 पार्टीज होती हैं, ये मान लीजिए प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन में जो बताया गया वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, दोनों पार्टीज ए एंड बी कंप्रोमाइज करने के लिए जब किसी जो है इशू पे कंप्रोमाइज करते हैं अपनी कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स को, तो वो क्या करते हैं, कुछ ये अपनी बात से पीछे हटते हैं, कुछ ये हटते हैं, तो एक कंप्रोमाइज जो है हो जाता है दोनों में, ठीक है। कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। कंप्रोमाइज जब हो जाता है दोनों में, तो लेकिन तो उसमें वो क्या शर्त रखते हैं कि हम कंप्रोमाइज तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के एविडेंसेस के ये कुछ पीछे हटे हैं, ठीक है, और ये कुछ अपनी बात से पीछे हटे हैं। इस चीज़ के एविडेंसेस जो है कोर्ट में नहीं दिए जा सकते, ठीक है। ये उसी समय जिस समय कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, ये उसी समय भी इस बात को जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो सेक्शन में भी यही बताया गया है कि अगर 2 पार्टी अपने आप से कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं कि किसी फैक्ट के वो एविडेंसेस नहीं देंगे, तो उस चीज़ के जो है एविडेंसेस
नहीं दिए जा सकते हैं। सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है, ठीक है। यही है पूरा सेक्शन। क्योंकि क्या होता है, देखिए कोर्ट जब होता है, अभी आपको मैक्सिमम बताई थी, मैक्सिमम जो बताई थी कि स्टेट का जो इंटरेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटिगेशंस हैं वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसी पर बेस है जो है इस जो सेक्शन की जो रीजनिंग है, क्या है। देखिए सबसे पहले पार्टीज फ्रीली अपने आप नेगोशिएशन कर सकें, ठीक है। अगर फ्रीली नेगोशिएशन कर सकें, मान लीजिए दो पार्टी हैं, वो अपने आप जो है उसमें जो है कंप्रोमाइज़ करना चाहती हैं, लेकिन उनके बीच में यही डर बना रहता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई बात अपनी से मुकरे या पीछे हटे तो दूसरा इस चीज़ का एविडेंस दे देगा कोर्ट में, तो हमारा केस कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है डर नहीं रहना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टीज दोनों पार्टीज अपने आप से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी तो दोनों के लिए विन विन वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। और इससे जो है लिटिगेशन भी जल्दी समाप्त हो जाएगा जो उनके बीच में चल रहा है, ठीक है। इस वजह से जो है कोर्ट भी यही चाहता है सिविल केसेस में कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाए और केस जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये सेक्शन इसमें डाला गया है कि पार्टीज अगर एग्री कर गए कि इस चीज़ के एविडेंस नहीं दिए जा सकते तो नहीं ही दिए जाएं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक मैक्सिम भी बहुत पूछी जाती है, दूसरी मैक्सिम जो है इसमें वो क्या है भाई, वो इस तरीके से ही है, विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन, ठीक है। विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसका भी वही है कि जो अभी जो सेक्शन की लैंग्वेज है वही है कि एविडेंसेस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन, मतलब जिस चीज़ पे वो एग्री करेंगे उस चीज़ के एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी पूछी जाती है सेक्शन, काफ़ी के विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन किस सेक्शन से रिलेटेड है, आप तुरंत मार देंगे सेक्शन 23 से रिलेटेड है। और जो मैक्सिम मैंने बताई थी वो भी किससे रिलेटेड है, सेक्शन 23 से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, इसमें एक केस का नाम है बॉकर वर्सेस विल्सन। ये सबसे पहले इस जो है इसी केस में बताया गया था, इसको भी देख लेना, ठीक है। ये केस है, इसी में ये बात बोली गई थी, ठीक है, कि एविडेंसेस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए पार्टी है, ए बी पार्टी है, दोनों एक किसी चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं किस चीज़ से, लेटर से, ठीक है। लेटर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस लेटर के ऊपर उसने लिख दिया कि विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन, ठीक है, या विदाउट प्रेजुडिस लिख दिया और ये इसको भेज दिया, ठीक है। तो ये इसको भेज दिया है, अगर मान लीजिए वो उस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहा है जो उनके बीच में कंप्रोमाइज़ के लिए, तो फिर वो इस चीज़ के एविडेंसेस कोर्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर लिख दिया गया है कि जो कम्युनिकेशन है इस चीज़ के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। ऐसे मान लीजिए ये इधर से एक लेटर भेजता है, ठीक है, इसी के आंसर में, चाहे उस पर लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन अगर वो उसी करस्पॉन्डेंस का पार्ट है तो फिर वो भी ये समझा जाएगा कि वो भी जो उसने जो बी ने लिख के जो भेजा है वो भी विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन है, मतलब उस चीज़ के भी एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। जैसे, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी लेटर पर ये लिखा है विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन, तो उसके फिर एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो एक दूसरी पार्टी को भेज रहा है,
कि अपने कुछ क्लेम्स को कम करके, जिससे कि दूसरी पार्टी एग्रीमेंट कर ले या कंप्रोमाइज़ कर ले, और दूसरी पार्टी भी अगर मान लीजिए उससे राजी होकर कुछ भेजती है और वो एक्सेप्ट हो जाता है दोनों के बीच में, तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर मान लो नहीं हुआ तो ये इस चीज़ का एविडेंस दे देगा ना कि ये इसने मुझे इस तरीके से भेजा था, तो मतलब इसका जो क्लेम है ये उतना नहीं है या कम है, मतलब उसके खिलाफ एडमिशन करने की जो है एविडेंसेस देगा। तो उसी से बचने के लिए ये वाला जो है क्लॉज जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। सेक्शन 23 में और कुछ तो नहीं है। हाँ ठीक है, सेक्शन 23 में और कुछ नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 58 की तरफ। 58 को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपको जाननी पड़ेगी। देखिए क्या है, ठीक है। सेक्शन 23 के बाद हमने सेक्शन 58 पढ़ रहे हैं। 58 क्या है, देखिए 58 निकालिए। के फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी, ठीक है, ठीक है। इसको अभी सेक्शन को बताने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ, फिर इसी सेक्शन को वहां पे बता दूंगा। देखिए जब हम देखेंगे एडमिशन दो तरीके के होंगे। ठीक है, एडमिशन कौन, पहला होगा जुडिशियल जो है जुडिशियल एडमिशन। ठीक है, जुडिशियल एडमिशन क्या होता है, जुडिशियल एडमिशन जो, ठीक है। दूसरा होगा एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। ठीक है, अब देखिए जुडिशियल एडमिशन क्या होता है। जुडिशियल एडमिशन, देखिए जुडिशियल एडमिशन यही बता देता हूँ। जुडिशियल एडमिशन होता है जब कोई भी जो है पार्टीज, जब केस चल रहा होता है उस समय किसी चीज को एडमिट करती हैं। ठीक है, जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग या जो केस चल रहा उस समय कुछ भी एडमिट करती हैं, तो उसको जुडिशियल एडमिशन कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एडमिशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। ठीक है, और क्या होता है, देखिए अब सेक्शन 58 को बताते हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद उसके बाद बताएंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या है। सेक्शन 58 यही कहता है, क्या कहता है, अगर मान लीजिए किसी केस में पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज होती हैं, ए वर्सेस बी है मान लीजिए। ठीक है, अगर ये इधर से प्लेंट फाइल करेंगे, ये इधर से प्लेंट फाइल करेंगे, ये पार्टी अपना WS फाइल करेगी, रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, जब ये प्लेंट फाइल करेगा ये पार्टी, तो ये अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगी, तो इसमें इसकी कुछ बातों को एडमिट करेगा रिटन स्टेटमेंट, कुछ को डिनाई करेगा। ठीक है, जो रिटन स्टेटमेंट या तो कुछ बातों को एडमिट करेगा या डिनाई करेगा। जिन बातों को वो एडमिट कर लेगा, ठीक है, जिन बातों को एडमिट कर लेगा वो एडमिशन की तरह काम करेगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ फैक्ट हो जाएगा मान लीजिए। लेकिन जब आप CPC को पढ़ेंगे, ठीक है,
तो उसमें आप देखेंगे कि जब जो रिटन स्टेटमेंट जो डिनायल होता है, दो तरीके का होता है कि या स्पेसिफिक डिनायल एंड इवेसिव डिनायल। अगर मान लीजिए उसने स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है तो रूल ऑफ प्रोसीडिंग के हिसाब से जो चीज़ उसने डिनायल नहीं की है वो भी एडमिटेड समझ ली जाती है, एडमिटेड समझ ली जाती है। जो उसने स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है, मतलब इवेसिव डिनायल किया है, तो उसको भी एडमिशन समझ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बात है सेक्शन 58 में। अब समझिए कि अगर पार्टीज ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई चीज़ जो है एडमिट कर ली है तो फिर उसको फर्दर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने जो एडमिशन किया है उसी बेसिस पे उनकी राइट एंड लायबिलिटीज डिसाइड की जा सकती हैं। ठीक है, यह है सेक्शन 58 में बोला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अभी हमको एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन बताना रह गया, दूसरा पार्ट इसका। एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या है? मान लीजिए तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हो रहा था एडमिशन, ये उसके अलावा कहीं हो रहा है। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट में नहीं है, उसके अलावा कहीं पे भी है, किसी व्यक्ति से किया है, किसी व्यक्ति से किया है, या किसी जो है आदमी से किया है, या फिर किसी मतलब डॉक्टर से किया है, या किसी इवन जो है वकील वगैरह से भी कुछ किसी से भी किया है। मतलब जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो गया तो इसी को एविडेंस एडमिशन भी कहेंगे। ठीक है, इसी को एविडेंसली एडमिशन कहेंगे। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है, देखिए एक मैंने आपको ये बता दिया, जो है जो जुडिशियल एडमिशन है और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है, इसमें से किसकी जो है वैल्यू अधिक होगी? तो ऑब्वियस सी बात है जुडिशियल एडमिशन की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग किया गया है, मजिस्ट्रेट या जिसके जो है उस सामने किया गया, तो उसकी वैल्यू अधिक है जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल की अपेक्षा में। ठीक है, तो आपको एक बात सेक्शन 58 में कितनी सी बात बोली गई है, सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है सेक्शन 58 में कि अगर कोई पार्टी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो है कोई चीज़ एडमिट कर लेती हैं तो उसी बेसिस पे उनकी राइट एंड लायबिलिटी डिसाइड की जा सकती हैं और उसको फर्दर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उसका एडमिशन के अलावा भी किसी और चीज़ से उसको प्रूफ करना पड़े तो कोर्ट उसके लिए भी कह सकता है। ये बात है। उसके बाद आपने जान लिया जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है भाई, अब आते हैं सेक्शन 31 की तरफ। सेक्शन 31, ठीक, देखिए सेक्शन 31 में क्या बताया गया है, जो है एडमिशन की एविडेंसरी वैल्यू बताई गई है। एविडेंसरी वैल्यू बताई गई है वो क्या है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि जो एडमिशन है वो एस्टोपेल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, देखिए निकालिए। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, पहली बात, एक एक बात जिन पर डिस्कशन करना वो लिखते हैं। ठीक है, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, दूसरी बात, प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, जो बात उन्होंने एडमिट की है उस चीज का वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, दूसरा है ऑपरेट एज एस्टोपेल। ठीक है, पहली बात, जो किसी आदमी ने कोई बात मान लीजिए एडमिशन कर लिया है, जो फैक्ट एडमिट कर लिए हैं वो
कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि सेक्शन अभी 58 में आपने पढ़ा है। नीचे जब सेक्शन 58 को पढ़ेंगे तो कोर्ट उनको अदर फैक्ट्स जो हैं, एडमिशन के अलावा भी अदर फैक्ट्स जो हैं उससे जो है प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कंक्लूसिव प्रूफ होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती फर्दर जो है प्रूफ करने की। तो जो है वो जो एडमिशन है वो जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है अदर एविडेंस से भी उसको प्रूव करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। ऑपरेटर एस्टोपेल क्या है? ठीक है, देखिए जब एस्टोपेल को पढ़ेंगे जिस तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ, ठीक है। एस्टोपेल क्या, यहाँ पे ये समझने से पहले और एस्टोपेल को समझ। एस्टोपेल में क्या होता है, कोई भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से कोई रिप्रेजेंटेशन कर देता है, उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो दूसरा व्यक्ति है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो जो पहला व्यक्ति है जो उसने पहले रिप्रेजेंटेशन किया है उससे डिनाई नहीं कर सकता, मतलब उससे हट नहीं सकता जो उसने कहा है, ठीक है। यही है एस्टोपेल। तो वो इसी की तरह काम करता है, मतलब जो आपने कह दिया एक बार वो कह दिया और वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है, ठीक है। तो और जो दो तो आपने समझ ही लिए, पहला कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, दूसरा ऑपरेट एज एस्टोपेल है, ठीक है। तीसरा है जो आपने 58 में ही देखा था, वेवर ऑफ प्रूफ है। मतलब वेवर ऑफ प्रूफ क्या मतलब है, 58 में यही तो बात बोली थी कि अगर उन्होंने कोई बात एडमिट कर ली है तो फिर उसे दोबारा प्रूफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। वेवर ऑफ प्रूफ की तरह भी काम करता है, तो यही इसकी एविडेंस की वैल्यू है जो है एडमिशन की, ठीक है भाई, ठीक है। दो चीजें और बतानी है इसमें जो है, एविडेंस जो है, जो एडमिशन जो है हियर से एविडेंस जो है हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे है, एक्सेप्शन कैसे है, जैसे आपने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन देखा था उसमें क्या था, ए ने मान लीजिए किसी बी से कोई बात एडमिट की, तो बी का स्टेटमेंट ही, ठीक है, कोर्ट में जाएगा, तो ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हो गई। मतलब जो एडमिशन है जो है एक्सेप्शन टू हियर से एविडेंस है, ठीक है। पहली बात ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एक और बात है इसमें जो है बतानी है, वो एडमिशन बाय कंडक्ट। एडमिशन बाय कंडक्ट कह लीजिए या साइलेंट एडमिशन कह लीजिए इसे, ठीक है। साइलेंट एडमिशन वो कैसे है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ए बी एंड सी तीन लोग हैं, इसको सीधा एग्जांपल से समझ रहे हैं, उसके बाद और चीज़ें पढ़ेंगे। ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है। बी कहता है सी के बारे में, बी कहता है सी के बारे में, ठीक है, कि भाई साहब इन तीनों एक साथ ही हैं। बी कहता है सी के बारे में कि ए से कि तुम सी को कोई पैसे वैसे मत दो। बी कहता है ए से कि तुम सी को कोई पैसे वगैरह मत दो, क्योंकि सी ऐसा ही है, वो कभी किसी के लेके नहीं वापस करता है, ठीक है। तो ये बात सुन के सी जो है वहाँ से चल देते हैं,
चले जाते हैं। कोई मतलब उसका जो बात उसने बोली है बी ने कि ये सी जो है पैसे लेके किसी के वापस नहीं करते या कुछ भी इस तरीके की बात बोलता है, तो सी कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करता, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता, ये सुन के सीधा चला जाता है। तो मतलब क्या है कि वो अपने कंडक्ट से एडमिट कर रहा है कि वो इस तरीके का है। ठीक है, यही एडमिशन बाय कंडक्ट है। कंडक्ट हो गया। ठीक है, जो सी के बारे में। लेकिन इस बात को थोड़ा सा बड़ी कॉशियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है आप देखेंगे, ज़्यादातर क्या होता है, जो आदमी गलत होता है वो तुरंत रेस्पॉन्ड करता है किसी के बारे में, और जो सही होता है वो जो है क्या करता है, उस चीज़ को ऐसे छोड़ के जो है छोड़ देता है कि यार कहेंगे तो क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। तो इस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखते हुए जो है हमको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत आदमी हमेशा तुरंत जो है रेस्पॉन्ड कर देगा, जो सीधा आदमी है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता या शाई होता है, इस तरीके से सुन के चला जाता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को भी जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में यही है कि क्योंकि किस पे बेस है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक मैक्सिम है ना कि आदमी के कंडक्ट जो है उसके एक्ट से ज़्यादा जो है बताता है। एक्शन या कंडक्ट ऑफ ए मैन स्पीक लाउडर देन हिट वर्ड्स। यहाँ लिखूं, कंडक्ट ऑफ a man speak louder than his words। ये कंडक्ट, ठीक है, यही है इसमें। तो आपको समझ में आया कि एडमिशन जो है भाई कंडक्ट भी हो सकता है, उसी को साइलेंट एडमिशन कहते हैं। कि अगर दोबारा से समझा देता हूँ, 3 लोग हैं, उनमें से मान लीजिए जो बी जो है सी के बारे में ए से कहता है कि आप जो है ए को, वो सी को पैसे वगैरह मत दो, वो इस तरीके का व्यक्ति है, तो वो कभी किसी के पैसे लेके नहीं देता या वापस नहीं देता, ये सब सुन के सी चला जाता है। तो इसी को कि उसको जो है उसका विरोध करना चाहिए था, विरोध नहीं करता, सुन के चला जाता है, इसी को एडमिशन बाय कंडक्ट कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है हमें वो करते समय हमें से याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी जो है जो चालाक आदमी होता है वो तुरंत आंसर देता है, और जो सीधा आदमी होता है वो जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये जो एडमिशन बाय कंडक्ट है, इस मैक्सिम का बेस है कि कंडक्ट ऑफ द मैन स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स। धन्यवाद। ठीक है, एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मान लीजिए आपको इस पर एक जो है पूरा लॉन्ग आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप का, तो सेक्शन जो है 17 से बताना स्टार्ट कीजिए। 17 बताइए, तो 18 बताइए, थोड़ा सा 19 के बारे में, थोड़ा सा 20 के बारे में बताते हुए जितना पूछ रहा है, 21 के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ 21 के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी एविडेंसरी वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ एविडेंसरी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप जो है उसको जो है 23 से लेके 23, 58 और 31 तीनों को बता दीजिए। तो क्योंकि तीनों में उसकी एविडेंसरी वैल्यू के बारे में ही बात की गई है, क्यों? ठीक है, और क्या है इसमें एडमिशन में, और कुछ तो है नहीं। अगर और कुछ हो आपको जो समझ में ना आए आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।